बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। माशाल्लाह से आज तीसरा रोज़ा भी हमारा गुज़र गया और बहुत अच्छा गुज़रा, क्योंकि मौसम थोड़ा बहुत सा गर्म हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। तो इस वजह से रोज़ों का पता नहीं लग रहा, और बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो थोड़ा सा दिल को हो रहा होता है कि मासूम मासूम से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, तो ज़रा से तकलीफ़ होती है। लेकिन खैर है, अब तो जितने भी रोज़े आने हैं वो सब स्कूल डेज़ में ही आने हैं इनके। तो चलिए जी, यहाँ पे मैं टोर्टिला ब्रेड बना रही हूँ। उसके लिए मैं तकरीबन जो है यहाँ पर 4 ग्लास जो है, या 4 कप कह लीजिए, यहाँ पे मैं मैदा ले रही हूँ, ताकि जो है वो मैं इसमें टोर्टिला ब्रेड बना सकूँ। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सी ये ब्रेड बनाऊँगी। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो इसी क्वांटिटी को फॉलो कर लीजिएगा, नहीं तो अगर थोड़ी बनानी है तो कम कर लीजिएगा। लेकिन अगर इससे भी कम बनानी है तो फिर आप रेडीमेड भी ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है बेकिंग सोडा डाला 1 टीस्पून। ठीक है। आप देख सकते हैं कि फास्टर वालों का मैं यूज़ कर रही हूँ। नमक मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी है, बस इसको हमने मिक्स कर लेना है। और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हम इसमें तेल डाल देंगे। बस इस आटे की जो खसूसियत होती है, ये दूध में गुनता है। दूध में गूँथने की वजह से ये आटा जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, और जब इसके हम ब्रेड तैयार करते हैं तो वो भी बहुत सॉफ्ट सी होती है। और जब सैंडविच के लिए हम उसे रोल कर रहे होते हैं ना, तो फिर उस वक्त ये टूटने के चांसेस नहीं होते। ऐसा लगता है जैसे आप किसी कपड़े में आप इसको लपेट रहे हैं। तो बस जी, यहाँ पर ये मैं आटा गूँध लूँगी दूध से। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा दूध डाल लीजिएगा, बाकी सारा पानी डाल लीजिएगा, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। बस मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने बहुत सारा सा बनाना है तो आप घर में आटा गूँधिएगा, टोर्टिला ब्रेड बनाइएगा। लेकिन अगर आपको 2, 4, 5, 6 ही सैंडविचेज़ बनाने हैं तो फिर आप बाज़ार से ले लीजिएगा, इस सारे झंझट से बच जाइएगा। आपको बाज़ार में भी, सुपरमार्केट में भी आराम से स्पाइसी फ्लेवर में भी मिल जाएगा, प्लेन में भी मिल जाएगा। जो आपको पसंद आए आप वो लेकर, और आप जो है समझें इस रोटी वाले पार्ट जो है ना, जो रोटी बनाऊँगी अभी मैं, उस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा और चिकन वाले पार्ट से आप स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है। तो बस जी, यहाँ पर अच्छा सा आटा हमने डो तैयार कर लेनी है, और बस इसके बाद मैं इसको साइड पर रख दूँगी। ठीक है। बस आज भी मेरा यही है कि मैंने थोड़ा-सा काम जो है असर से पहले कर लिया था, और थोड़ा-सा मैंने बाद में कर लिया था, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जितना काम मैं निपटा सकी उतना मैंने निपटा दिया था। क्योंकि आज यही था कि रोज़े में अगर आप जिम करते हैं और अगर करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो लाज़मी जिम ज़रूर कीजिएगा। और मैंने भी यही किया कि अपना आधा काम जो है वो मैं करने के बाद, क्योंकि मेरे जिम के टाइमिंग जो हैं वो 11 ओ क्लॉक पे शुरू होता है और 5 बजे बंद होता है। तो मुझे 11 बजे तक तो घर पे ही रहना था। ये नहीं था कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में जाऊँ और अपना काम करूँ और आ जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता था। तो मैंने कहा अच्छा है, 11 बजे तक का टाइम मेरे पास है, उतनी देर में जितने मैरिनेट करने वाला काम है, आटा गूँथने वाला काम है, मतलब जितना छोटे-छोटे से काम है ना जो हम पहले कर सकते हैं, तो मैंने कहा मैं उसको निपटा दूँ। तो बस यहाँ पर मैंने चिकन ले लिए, क्योंकि हमने चिकन के स्ट्रिप्स तैयार करनी है सैंडविचेज़ के लिए। तो आप इस सैंडविचेज़ के लिए जो चिकन स्ट्रिप्स तैयार कर रहे हैं, इसको हम चाहें तो एज़ इट इज़ बना कर भी हम फ्रीज़ कर सकते हैं, और बच्चों को स्कूल डेज़ में उनके लंच बॉक्सेस में भी हम दे सकते हैं। जिस तरीके के निगेट्स होते हैं या ज़िंगर स्ट्रिप्स होती हैं, तो इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जी, यहाँ पर मैंने ये ब्रेस्ट पीस लिया, और उसके बाद वही बात है, क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से सेट कीजिएगा, ज़्यादा सी लेना चाहें, कम सी लेना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा जी, इसके मसाले के लिए भी मैं आपको यही कहूँगी कि कोई इसके लिए कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है कि भई आपने जो है वही नमक डालना है, मिर्च डालनी है, हल्दी डालनी है, धनिया डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो मसाला, जो स्पाइस अच्छी लगे वो आप डाल सकते हैं। कुछ नहीं भी डालना चाहते, तंदूरी मसाला, तिक्का मसाला, ये 2 मसाले ऐसे हैं जो मैं बहुत ज़्यादा जगहों पे डालती हूँ, तो वो आप डाल दीजिएगा। अगर वो नहीं है और आपको फिर भी बनाना है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पे नमक मैंने डाला, ठीक है, 1 टीस्पून तकरीबन मैंने इसमें नमक डाल दिया। ठीक है। साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन का पाउडर। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पाउडर डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें यहाँ पर डाल रही हूँ पेपरिका पाउडर, और अगर आपके पास पेपरिका पाउडर ना हो तो आप जो सिंपल मिर्चें हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो डाल लीजिएगा 1 टीस्पून। अगर कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप थोड़ी ज़्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि वो तीखी कम होती है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिरका डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि इसका भी एक खटास का सा फ्लेवर होता है। साथ ही यहाँ पर हॉट सॉस है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। सब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम और ज़्यादा कर लीजिएगा आप। नमक बस देख लीजिएगा, बाकी तो चीज़ों का मज़ा जो होता है वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। बस जब इसको मैं मैरिनेट करूँगी, और बस फिर इसके बाद मैं इसको साइड पे रख दूँगी, और जिस वक़्त मुझे बनाना होगा उसी वक़्त फिर मैं इसको फ्राई कर दूँगी। ठीक है।
चलें जी, अब हम आ जाते हैं फ़्रेंच फ्राइज़ की तरफ, क्योंकि बच्चों का बहुत फ़ेवरेट होता है ये। तो मैं कोशिश कर रही होती हूँ, शुरू-शुरू में तो लाज़मी मैं ऐसे कोशिश ही कर रही हूँ कि रोज़ बना लूँ। लेकिन बस जिस दिन बच्चों को उकताहट महसूस होगी ना, या फिर समझें कि इफ़्तार के बाद टेबल पर मुझे नज़र आए जिस दिन, उस दिन समझें उसके बाद फिर मैं इसमें गैप दूँगी, ताकि जो है ऐसा ना हो कि ये फिकना शुरू हो जाए। तो बस ये यहाँ पर भी मैं फ़्रेंच फ्राइज़ के लिए आलू कट कर रही हूँ। एक और चीज़ कि अगर बच्चे जो चीज़ खाते हैं ना, तो आप कोशिश करें उनको वही चीज़ रोज़ाना खिलाएँ। ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा रहा है बच्चों के मामलात में, कि क्योंकि क्या है, माएँ क्या कहती हैं, माँओं को ये होता है आज हमने बच्चों को राइस खिलाए हैं, तो कल हम इनको रोटी सालन खिलाएँगे, परसों हम इनको सॉसेज खिलाएँगे। तो होता क्या है, बच्चे का एक टेस्ट बनता है, दूसरे दिन पता लगता है आपने उसके टेस्ट को चेंज कर दिया, तो फिर बच्चा वो नहीं खाता। जब आपको लगे कि आपका बच्चा चावल बहुत शौक से खाता है, तो चावल में ही आप मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी लाना शुरू कर दें, ताकि जो है बच्चा क्या होगा, उसे रोज़ नए-नए किस्म के चावल मिलेंगे और वो फिर खाने की तरफ आता चला जाएगा। ये टिप उन माँओं के लिए है जिनके बच्चे खाना खाने में उन्हें तंग करते हैं। आज़मा के देखिएगा, आपको यकीनन इससे फ़ायदा होगा। तो चलें, यहाँ पे मैंने सारे आलू कट कर लिए हैं और अब मैं इसको जो है बॉक्स में करके पानी में अच्छी तरीके से भिगो के रख दूँगी। और फिर वही बात बोलूँगी आपको कि जिस वक़्त आपने फ्राई करने हो, उस वक़्त इसको छन्नी में डाल दीजिएगा, नमक ज़रूर लगा दीजिएगा, और जिस वक़्त नमक लगाएँ आप, तो उसके 5 से 10 मिनट के बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। तो बिल्कुल मैकडॉनल्ड स्टाइल के से चिप्स आपके फ्राई हो जाएँगे। ठीक है? चलें जी, अब इसको भी मैं साइड पे रख देती हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, चलें अब हम आ जाते हैं इस सैंडविच के सॉस की तरफ। चलें, आज आपको जो है ना अपने खाने में सारा का सारा जो कहते हैं ना मैकडॉनल्ड्स वाला फ्लेवर मिलेगा। तो यहाँ पे जो मैकडॉनल्ड्स के आप ग्रैंड चिकन बर्गर के अंदर जो सॉस खाते हैं, हनी मस्टर्ड सॉस, तो वही मैं बना रही हूँ। मैंने मायोनीज़ ली है यहाँ पर, उसमें मैंने शहद डाला, मस्टर्ड पेस्ट डाला, साथ ही यहाँ पे मस्टर्ड की सीड्स जो हैं वो मैं डाल रही हूँ, राई दाना जिसे हम बोलते हैं, वो मैं डाल रही हूँ, और साथ ही यहाँ पर मैं इसमें काली मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। नमक मैंने नहीं डाला क्योंकि थोड़ा-सा मस्टर्ड पेस्ट में भी है, और मायोनीज़ में तो वैसे ही बहुत सारा होता है, तो आप चख लीजिएगा बाद में, रोज़े में नहीं। लेकिन उसके अलावा टाइम पे अगर आप बना रहे हो तो इसको ज़रूर चख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि आपको नमक और डालना है तो डाल लीजिएगा, लेकिन मैंने नहीं डाला था। ठीक है? बस इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, तो वो जो आपका हनी मस्टर्ड सॉस होता है, जो आप ग्रैंड चिकन बर्गर में खा रहे होते हैं ना, वो वाला आपका सॉस तैयार हो गया है। और थोड़ा-सा मैं यहाँ पे इसमें सिरका भी डालूँगी। इसकी 2 वजूहत हैं, एक तो टेस्ट के लिए, दूसरा ये कि इसको हम 3 दिन के लिए फ्रिज में आराम से रख सकते हैं। ये हमारे प्रिज़र्व करने के भी काम आ जाएगा सिरका। ठीक है? चलिए जी, हमारा ये सॉस तैयार हो गया है। इसको मैं स्क्यूज़र में कर दूँगी, ताकि जो है जिस वक़्त मैं इसको सैंडविच पे लगा रही हूँ तो मेरे लिए आसान हो जाए, और उसके बाद जब बच्चे भी अपने लिए कोई सैंडविच, बर्गर चीज़ें बना रहे हों, तो उनके लिए भी इसका यूज़ आसान हो सके। ये वो सॉस है, जब मैं मैकडॉनल्ड्स में बर्गर वगैरह खा रही होती हूँ, तो मैं अपने बच्चों से यही कह रही होती हूँ, बेटा ये वाला सॉस आपने ज़रूर डलवाना है। कोई भी बर्गर लेती थी, लेकिन उसके ऊपर मैं ज़रूर डलवाया करती थी, क्योंकि होता ये है ना कि आपको एक चीज़ बहुत पसंद आ जाती है, तो आप चाहते हैं हर जगह पे आपको वही फ्लेवर मिलता रहे। तो चलें जी, हमारा ये सॉस जो है वो तैयार हो गया, हनी मस्टर्ड सॉस। तो जितना बॉटल में आया मैंने उसमें कर दिया, बाकी का मैं इस बॉक्स में कर रही हूँ, और इस बॉक्स में से ही लेकर मैं पहले इस्तेमाल कर लूँगी, ताकि जो है फ्रिज में जो है बॉटल को रखना बहुत आसान होता है, बॉक्स को रखना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। उसकी वजह ये होती है कि बॉक्सेस जो होते हैं ना, वो फ्रिज में ज़रा पीछे को चले जाते हैं। बॉटल्स जो होता है वो डोर में आप रखते हैं, तो आपके लिए उसका यूज़ करना, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि बच्चे भी बना रहे होते हैं ना कुछ, तो उनके लिए भी बड़ा आसान होता है। तो बस ये यहाँ पर मैंने इसको यहाँ कंटेनर में कर दिया है। चलें, अब हम आ जाते हैं अपने डाइटिंग के हिसाब से चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसमें हॉट सॉस डाला है। ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगी कि जो टेस्ट आपने बनाना है बनाएँ, तिक्का मसाला लगाएँ, तंदूरी मसाला लगाएँ, कुछ भी लगाएँ, बस आपने अच्छा सा टेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे मैंने सिरका डाला, नमक डाला, लाल मिर्च का पाउडर डाला, बस ये सारे मसाले इसके अंदर जाएँगे। इसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, और बस इसको मैरिनेट करके मैं रख दूँगी, और फिर इफ्तार से थोड़ी देर पहले मैं इसको एयर फ्रायर में बना लूँगी, तैयार कर लूँगी। क्योंकि होता ये है ना कि आप बच्चों के लिए तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बना रहे होते हैं, सॉस बना रहे होते हैं, टोर्टिला ब्रेड्स वगैरह भी बना रहे हैं, तो समझ लें निरा मैदा है वो। और अगर आप डाइटिंग के पर्पज़ से हैं, तो फिर तो आपके लिए वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो खाना आपके लिए नहीं है। ठीक है? चलें जी, अब हम आ जाते हैं फ्रूट चाट की तरफ। फ्रूट चाट का भी यही है कि भई हर रमज़ान में, हर रोज़े में होता है, और शुरू में तो लाज़मी होता है। आगे जाके फिर ये होता है कि भई स्किप भी होना शुरू हो जाते हैं, दिल भी भरना शुरू हो जाता है, और दूसरा ये कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फल भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। जो शुरू में आपकी कैफ़ियत होती है ना कि ये भी बना लो, ये भी बना लो, ये भी खाना है, वो भी खाना है, तो वो सिचुएशन से आप बाहर आ चुके होते हैं, बल्कि आपके कहते हैं ना बॉडी को आदत हो जाती है रोज़े की कम खाने की। तो बस यहाँ पर अभी मैं फ्रूट चाट बना लूँगी।
तो जो जो फल आपके पास हों आप वो फल डाल लीजिएगा। बस यही, पहले तक तो ये था जब मैं डाइटिंग कर रही थी, या अभी भी डाइटिंग तो मैं कर रही हूँ, लेकिन जो मेरा 30 दिन का डाइट प्लान था उसमें तो स्ट्रिक्टली ये था कि मैं बनाना नहीं खा रही थी। लेकिन इस वक्त यहाँ पर ये हो रहा है कि क्योंकि थोड़ा बहुत मैं डाल लेती हूँ, बस फल की आपने एक अच्छी सी फ्रूट चाट तैयार करनी है तो उसमें जो जो फल हैं आप सब डालें और सब खाएं, क्योंकि इस वक्त तो आपकी बॉडी जो है वो एक अलग ही फेज़ में गई हुई होती है, तो इस वक्त ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन इस बात का ज़रूर ख़्याल रखिएगा कि कोई कार्ब्स एक्स्ट्रा नहीं लेने हैं आपने, कोई चीनी की ज़्यादा चीज़ें नहीं खानी है आपने, फ्रूट से जो नेचुरल शुगर आपको मिल रही है वो तो सही है, लेकिन ऊपर से पता लगा मीठे बने हुए आप खा रहे हैं, बसबूसा हो गया, इस तरीके की कोई भी चीज़ जो है वो आपने नहीं खानी है। वो चीज़ आपके लिए नहीं है, अलबत्ता बच्चों के लिए, आपके हस्बैंड के लिए ज़रूर है, लेकिन हाँ, डाइटिंग करने वालों के लिए बिल्कुल नहीं। बस जी, यहाँ पे हमारी ये फ्रूट चाट जो है तैयार हो गई है। बस मैं थोड़ा-थोड़ा सा इसको मैश सा कर लिया है मैंने, क्योंकि उसकी वजह यही है कि ताकि मीठा जो आना है वो हमें इसी फलों को मैश करने से ही आना है। ऊपर से हमने कोई चीनी, जूस वगैरह इसमें नहीं डाला है। बस जी, इसको भी मैं क्लिंग लगा के साइड पे रख दूँगी ताकि जो है हमारा काम निबटता चला जाए। अब ये जो टाइम है ये असर के बाद का टाइम है जब मैं किचन में आई हूँ, क्योंकि फ्रूट चाट वगैरह बनाकर तो फिर मैं अपना जिम चली गई थी, और फिर जिम से आते-आते वही बात है कि 3-4 घंटे तो आपके लग ही जाते हैं, तो असर हो गई थी मुझे तकरीबन। तो बस वहाँ से आने के बाद सीधा मैंने किचन में ही आना हुआ मेरा, और आते ही सबसे पहले मेरा काम यही था कि मैं सबसे पहले रोटी बना के, टोर्टिला ब्रेड क्योंकि मुझे तैयार करनी है, मैंने कहा ये काम जो है ज़रा टाइम टेकिंग है, तो इसको मैं सबसे पहले कर लूँ। तो यहाँ पर मैं रोटियों के पेड़े बनाती चली जाऊँगी और आहिस्ता-आहिस्ता करके इसको मैं पकाती चली जाऊँगी। इसको आप चाहें तो उल्टे तवे पे भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ कर रही हूँ, तो इस इलेक्ट्रिक ओवन पे उल्टा तवा तो चलता ही नहीं है, सीधा तवे पर ही काम हो रहा होता है। तो और वही बात आ जाती है कि गैस के चूल्हे पर रोटी जो बनती है वाक़ई बहुत अच्छी बनती है, इलेक्ट्रिक पे इतनी अच्छी नहीं बनती, क्योंकि मैं जो जब इलेक्ट्रिक पे बना रही होती हूँ तो वो वाली बात नहीं आती है जितनी अच्छी बात जब मैं गैस के चूल्हे पे बना रही होती हूँ उस वक़्त आती है। तो ख़ैर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पर ही मैं आपको बनाना दिखाऊँगी, तो मैं सीधे तवे पे बना रही हूँ, आप चाहें आपके पास उल्टा तवा है तो आप उल्टे तवे पर भी इसको बना सकते हैं। और इस वक्त वही बात है कि मैं ज़्यादा सी रोटियां जो है वो बना के रख दूँगी। बेशक मैं इस वक्त बनाऊँगी, समझ लें रोल जो बनाऊँगी या सैंडविचेस जो बनाऊँगी वो एक लिमिट में ही बनाऊँगी कि हर एक के 2-2 कर लूँगी। बाकी जो है मैं रोटियां बना के रख दूँगी, और उसके बाद तरावी वगैरह के बाद जैसा भी होगा उस तरीके से बनता जाएगा और बच्चे खाते चले जाएंगे। ठीक है, बस ये यहाँ पर ये रोटियां हमारी तैयार हो गई हैं, इसको अब मैं हॉट पॉट में करके रख दूँगी ताकि ये गर्म रहें अभी, क्योंकि मुझे सैलेड भी बनाना है तो उसमें भी टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सैलेड के लिए भी मैं आपको यही कहूँगी, जो जो सैलेड आपने डालना है डाल दीजिएगा, लेकिन आइसबर्ग वगैरह अगर आप डालेंगे ना तो आपको वाक़ई, मैं आपको कहूँगी जैसे मैकडॉनल्ड्स का आप बर्गर खा रहे होते हैं ना वो वाला टेस्ट आपको आएगा। और इस वक्त मैं देख रही हूँ तो फिर मुझे एहसास हो रहा है कि कितना मेहनत से हम ये खाना वाना सब बना रहे होते हैं इफ़्तार के लिए, और इफ़्तार की टेबल पर बिल्कुल ही समझें आपकी हालत गैर हो रही होती है कि बस आप बैठे हुए होते हैं इतनी मेहनत करने के बाद, और फिर सबसे पहले आपका जो हाथ जाता है वो पानी पर या जूस पर जाता है। और ये सारी नेमतें जो आपने अपने हाथों से बनाई होती हैं, अल्लाह ताला ने आपको दी हुई होती हैं, इसकी तरफ तो आप बाद में देखते हैं जितना आप उसको देख रहे होते हैं, जूस को और पानी को। तो यहाँ पर मैं वाइट अनियन भी जो है उसके भी मैं हाफ रिंग्स से कह लें या चॉप किए हुए कह लें, जैसा आपको पसंद हो उस तरीके की शेप में आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा। क्योंकि हमने ये सब इसके भी देखें 2 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आपने रोटी के ऊपर सारा सैलेड रखा, फिर आपने मस्टर्ड सॉस डाला और फिर आप बना रहे हैं। या फिर एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि सारे सैलेड को आपने एक बॉक्स में किया, मस्टर्ड सॉस डाला और आपको उसको मिक्स कर लिया। ये बिल्कुल उस तरीके से हो जाएगा जैसे घर में हम मायोनीज़ के साथ और कैबेज के साथ बना रहे होते हैं ना, सॉस वग़ैरह, तो उस तरीके से भी हो सकता है। बस आपको जो आसानी लगे आप वो कर लीजिएगा। कोई इसके लिए कोई रूल नहीं है कि आपने पहले ब्रेड के ऊपर सॉस लगाना है, फिर उसके बाद सलाद रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? यहाँ पर साथ के साथ मैं टेबल भी लगाती चली जा रही थी क्योंकि टाइम मेरे पास कम रह गया था, और उसकी वजह यही थी कि जब आप घर से बाहर चले जाएँ ना, और ख़ासकर रमज़ानों में, तो ख़ैर टाइम कम रह जाता है। टाइम कम रह जाने की वजह से कभी भी अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, पहले अपनी सेहत को देखिएगा और टाइम को मैनेज करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सेहत है तो ही सब कुछ है, आपकी सेहत नहीं है तो समझें कुछ भी नहीं है। ना सिर्फ आपके लिए आपकी ज़ात समझें एक तरीके से इग्नोर होती है, बल्कि आपके साथ जो ज़ात जुड़ी हुई है या जो रिश्ते आपके साथ जुड़े हुए हैं वो भी सब साइड पर हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने अब वो जो चिकन स्ट्रिप्स वगैरह मैंने मैरिनेट करके रखी थी उसके अंदर मैंने 2 अंडे डाल दिए और उसको अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर मिक्स कर लिए थे मैंने, और उसके बाद अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। ठीक है?
अच्छा जी, फ्राई हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम मैदे में कर सकते हैं, दूसरा हम इसे ब्रेड क्रम्स वगैरह में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैदे में मैंने नमक डाला, थोड़ा-सा गार्लिक पाउडर डाला और थोड़ी-सी काली मिर्चों का पाउडर डाल दिया मैंने, ठीक है? और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने साइड में एक बाउल में पानी ठंडा सा रख लिया और उसके बाद मैंने क्या किया, वो स्ट्रिप को उठाया, मैदे में लपेटा, पानी में डाला, फिर वापस मैदे में डाला, फिर उसके बाद उसको मैंने रखा। यानी कि 2 दफ़ा हमने इसके ऊपर मैदा लगाना है और फिर 1 दफ़ा मैदा लगे हुए पे को हमने पानी में डालना है, ठीक है? इस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से लपेट लेंगे मैदे में और जिस वक़्त मैदा हम लगा रहे हो ना, उस वक़्त क्या करना है, दबा-दबा के हमने जो है स्ट्रिप को करना है, ताकि उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारा जो इसके ऊपर कवर चढ़ेगा ना, वो तेल में जाने के बाद उतरेगा नहीं, ठीक है? बस इस तरीके से हम ये सारे कर लेंगे। अच्छा जी, एक काम और मैं आपको बताऊँ आसानी के लिए कि अगर आप चाहें इस स्टेज पर, जिस वक़्त मैं इसे प्लेट के अंदर रख रही हूँ, इस स्टेज पे आप इसे फ्रीज़ कर दें और फिर जब आपने बनाने हो तो आप निकालें, उसे डीफ्रोस्ट करें और इस तरीके से आप इसको तल लें और आपके चिकन स्ट्रिप्स तैयार हैं। बच्चों को अगर आपने लंच में देना है तो भी, अगर आपको बच्चों को किसी और टाइम पे, खाने के टाइम पर नहीं, उसके अलावा कभी भूख लग रही है तो भी आप इसको फ्राई करके बड़े आराम से इस बच्चों को आप दे सकते हैं। क्योंकि इस वक्त तो मेरे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबका ही रोज़ा था, लेकिन जिस वक्त ये तले जा रहे थे उस वक्त बच्चों का बड़ा ये था कि बस थोड़ा सा चखना है। जो क्योंकि आम दिनों में जब भी बन रहा होता है तो उसके बाद यहाँ पे छन्नी में मैं जिस वक्त डाल रही होती हूँ तो यहाँ से उठ उठ के जा रहे होते हैं और बच्चे खा रहे होते हैं। लेकिन आज वही बात है ना, रोज़े की वजह से सारे ही बच्चों के मुंह बंद थे। तो बस ये यहाँ पे हमने अपनी स्ट्रिप्स जो हैं वो तल ली और साथ ही यहाँ पर मैंने फ्रायर जो था, डीप फ्राई, उसको भी मैंने ऑन कर दिया था। मैंने कहा चिप्स भी साथ के साथ मैं इसको फ्राई कर लूँ और हमेशा मैं यही कर रही होती हूँ कि नेट उसकी पहले ऊपर करती हूँ और फिर उसके बाद मैं उसको अंदर करती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा-सा डर लग रहा होता है कि भई एकदम से छींट वगैरह ना आ जाए, क्योंकि जल्दबाज़ी की वजह से ना कुछ काम ख़राब होने का डर रहता ही है। तो बस जी, यहाँ पर ये हमारे चिकन स्ट्रिप्स जो हैं ये भी हमारे फ्राई हो गए हैं, बाकी के जो हैं उनको भी मैं इसी तरीके से सारे के सारे तल लूँ। ये हमारे चिकन स्ट्रिप्स फ्राई हो गए हैं। यहाँ पर मैं चिकन पैटीज़ जो बनाए थे उसके लिए मैं इसको ट्रे के ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगा रही हूँ ताकि ये नीचे ना चिपके और आराम से जिस वक्त ये बेक हो जाए तो मैं इसको आराम से रिमूव कर दूँ। तो बस जी, इसके भी बहुत ही मज़ेदार से ये थे। हकीकत तो ये है कि जब ये मैंने बनाए थे ना, तकरीबन 15 दिन पहले तो मैंने बना लिए थे, तकरीबन मैं बता रही हूँ। उस वक़्त मैंने बिल्कुल भी इसको टेस्ट नहीं किया था, बेक नहीं किया था, लेकिन इस टाइम पर अब मैं इसको कर रही हूँ और जब मैंने ये खाए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये वीडियो जिस वक़्त आपके पास पहुँची उस वक़्त तक तो हम खा के इसको समझे, एक तरीके से इसका टेस्ट वग़ैरह सब पता लग चुका था, तो बहुत ही मज़े के तैयार हुए थे। आप भी ज़रूर इसको बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था उसको मैं एयर फ्रायर में रख रही हूँ, ताकि जो है साथ के साथ इतनी देर में हमारे पैटीज़ तैयार हो रहे हैं, इतनी देर में हमारी चिकन भी तैयार हो जाए, ठीक है। चलें जी, अब हम आ जाते हैं सैंडविचेस की असेंबलिंग की तरफ और उसमें हमने क्या करना है, जो हमने टोर्टिला ब्रेड्स बनाई थी वो हमने ली, ठीक है। मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, एक तो यही है कि आपने जो है पहले ब्रेड के ऊपर सॉस लगाना है, फिर सैलेड डालना है, फिर ये सारी चीज़ें डालनी है और दूसरा तरीका आपका वही है कि आपने सब चीज़ों को, सैलेड को लेकर और क्या कहते हैं सॉस को लेकर एक बॉल में मिक्स करना है और बस चमचों से आपने या कांटे से आपने वो उसमें डालना है और आपने स्ट्रिप डाल के फोल्ड कर देना है, ठीक है। ये अब आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले सॉस डाला, कैबेज डाली, उसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर इसमें रख दिए, थोड़ी-थोड़ी सी प्याज मैं रख रही हूँ इसमें और साथ ही जो है यहाँ पर जो चिकन स्ट्रिप्स मैंने रखी हैं पका के, तल के, बस उसको हम लगाते चले जाएँगे। अब आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, आप 1 चिकन स्ट्रिप लगाएँ, 2 चिकन स्ट्रिप लगाएँ, जितना आपको पसंद हो उतना लगाएँ। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ जी, देखें आप देख रहे होंगे कि चिकन स्ट्रिप्स जो मैंने रखी हैं तो ब्रेड का नीचे का हिस्सा मैंने छोड़ दिया और ऊपर की तरफ रखी है, ठीक है ना। तो इसको मैंने फ़ोल्ड करना, यहाँ पे पिक्चर आपको सब साफ नज़र नहीं आ रही क्लियर, क्योंकि ये हिस्सा कट गया है। मैं आपको दूसरी वाली ब्रेड और फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ, ठीक है। चलें, इसको तो मैं रख देती हूँ साइड पर और दूसरी वाली मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके ऊपर मैंने यहाँ पर ये भी लगा दिया है ताकि जो ये खुले ना। अच्छा जी, ये देखें, इस तरीके से हमने करना है। थोड़ा सा सॉस मैं और डाल रही हूँ, इस तरीके से आपने लपेटा ताकि नीचे से ना खुले, निकले नहीं, और इस तरीके से आपने लपेटना, ठीक है। इसलिए मैंने जो है ना आधी रोटी के ऊपर इस जिंगर की जो स्ट्रिप्स थी रखी थी, ठीक है। बस जी, इसको भी अब मैं इधर स्टिक से पैक कर दूँगी, ठीक है, इस तरीके से। और इसकी वजह यही होती है कि ये खुल ना जाए, आराम से रहे। आप अगर चाहें तो इसको किसी पेपर में भी, जो होते हैं बटर पेपर होते हैं या दूसरे शावरमा वाले पेपर होते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। एल्युमिनियम फॉइल हो गई, उसमें भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास हो, जिसमें आप करना चाहें, आसानी के साथ कर सकते हैं। इससे करने से फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये कि खुलता नहीं है, बिखरता नहीं है, और दूसरा क्या होता है
कि बच्चों के लिए खाना आसान हो जाता है। अब हमारे रोल भी फ्राई हो गए, हमारी चिकन भी तैयार हो गई, बस अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। एक चीज़ मैं आपको कहूँ, इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखिएगा कि जब आप इतने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा काम अपने लिए भी कीजिए, अपनी सेहत को भी टाइम दीजिए, अपने ज़ायक़े का भी ख़्याल रखें। क्योंकि आपके साथ बहुत सारी जानें जुड़ी हुई होती हैं, आपकी सेहत उन सब का मुस्तक़बिल है। ठीक है? तो बस जी यहाँ पर मैंने अपने लिए जो है ये चिकन को रोस्ट कर लिया था या एयर फ्रायर में कर लिया था, जो भी आप समझ लें। हमारे जो पेटीज़ हैं वो भी तैयार हो गए हैं, बस अब मैं इसको भी डिश आउट कर लेती हूँ पेटीज़ को। बहुत ही मज़े के थे और अभी मेरा वाक़ई यही मूड है कि अभी वॉइस ओवर करने के बाद मैं एक दफ़ा फिर से इसको बना के रख दूँगी टेबल पर और थोड़ी-थोड़ी देर में खाऊँगी। क्योंकि इसमें जो है अगर आप देखें ना, ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे, थोड़ा-सा तो नुकसान करेंगे क्योंकि मैदे की पट्टियाँ होती हैं या पफ पेस्ट्रीज़ जो हैं मैदे की होती हैं, लेकिन जो है कम से कम फ्राई हुई भी तो नहीं है ना, तो इतना तो चटखारा ज़बान को चाहिए ही होता है ना, तो फिर ऐसे में आप पेटीज़ वग़ैरह खा सकते हैं, ये मेरी अपनी राय है, अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी, हमारी पेटीज़ भी तैयार हो गए, चिकन भी हमारी तैयार हो गई, सैंडविचेज़ भी हमारे तैयार हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक अच्छी बात के साथ आपके साथ हदीस है, लोगों अल्लाह के हुजूर तौबा और इस्तग़फ़ार करो, मैं अल्लाह के हुजूर दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। ये कौन कह रहा है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो तौबा करते हैं दिन में 100 दफ़ा, तो फिर हम क्या चीज़ हैं? हमसे तो पता नहीं कितनी गलतियाँ होती हैं, दिन भर में कितने लोगों के दिल दुखाते हैं, कितनी गलतियाँ हम करते हैं, कितनी अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करते हैं, उसके बावजूद हम तौबा नहीं करते। यहाँ तक कि अगर कोई किसी के साथ मसला हो और उससे कहा जाए कि आप कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ें या आपको इस्तग़फ़ार की ज़रूरत है, तो ऐसा लगता है आपने उसके मुँह पर एक थप्पड़ मार दिया और उसको एकदम इतना बुरा लगता है कि मैं तौबा करूं, मैंने क्या किया है? जबकि ये तो वो चीज़ है, समझें, एक की है कि जो आपको इस्तग़फ़ार कसरत से करेंगे तो आपके लिए तो जन्नत खुली है। तौबा और इस्तग़फ़ार करने से तो आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ कह लें या फिर ये कह लें कि लोगों में ये चीज़ है कि इस्तग़फ़ार का ना कहो उन्हें। अगर कह दिया आपने तो ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ना हमने कहकर गलती कर ली। वो एक क़िस्सा है, बहुत प्यारा सा है कि एक बुज़ुर्ग थे, उनके पास एक शख़्स आया और उसने कहा कि बुज़ुर्ग, मेरे बारिश नहीं होती जिसकी वजह से फ़सल नहीं हो रही, तो मेरे लिए कुछ बताइए कि मैं क्या करूं। उन बुज़ुर्ग ने कहा आप इस्तग़फ़ार करो। फिर एक और आया बंदा और उसने कहा कि ऐ बुज़ुर्ग, मेरी औलाद नहीं है, बेटे नहीं हैं, तो मुझे कोई वजीफ़ा बताएं। तो उन्होंने कहा कि आप इस्तग़फ़ार करो। एक तीसरा बंदा आया, उसने कहा कि ऐ बुज़ुर्ग, मेरे पास रिज़्क़ की तंगी है, मुझे कोई वजीफ़ा, कोई चीज़ बता दें कि मैं पढ़ लूँ। तो उस पर भी बुज़ुर्ग ने कहा कि आप इस्तग़फ़ार करो। जितने लोग नीचे बैठे हुए थे उनसे सब्र ना हुआ, उन्होंने पूछा कि ऐ बुज़ुर्ग, आपके पास 3 लोग आए और तीनों ही मुख्तलिफ़ मसले लेकर आए, लेकिन आपने तीनों को एक ही हल कहा कि इस्तग़फ़ार करो। क्यों? कौन सी गलत बात कह रहा हूँ? सूरह नूह में भी तो इसी तरीक़े से कहा गया है कि अगर तौबा करते, जिसका मफ़हूम मैं आपको बता रही हूँ, अगर तौबा करते, इस्तग़फ़ार करते, तो मैं उनको बारिश देता, बेटे देता और माल देता। तो यानी कि आप इस्तग़फ़ार अगर करते हैं तो आपके बहुत सारे मसले, बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं।
आपको हर किसी के लिए अलग अलग नहीं वो करना पड़ता, सिर्फ इस्तग़फ़ार करना, तौबा करना। अल्लाह ताला ने तौबा करने को बहुत पसंद किया। वो तो जब आप इस्तग़फ़ार करते हैं, तौबा करते हैं, तो अल्लाह ताला के पास तो कोई कमी नहीं है, वो आपको माफ़ कर देता है। तो बस इस मैसेज के साथ कि अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मन्नों को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला किसी अच्छी बात के साथ फिर मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।